सो हेलो दोस्तों, चलिए आपको मैं बताता हूँ। अगर डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर आ गया, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने हेडिंग भी डाल रखा है कि अगर डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म होगा उसमें अगर डाइपोल आ गया तब क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएगी। पीछे तो आपको बस ऐसे ही नॉर्मली हमने बता दिया था, वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। डाइपोल एक्चुअली में होता क्या है, दो पॉइंट चार्जेज को फिक्स डिस्टेंस पे रख देते हैं तो वो डाइपोल का शेप ले लेता है, मतलब डाइपोल बन जाता है सिंपली। तो बस अभी हम उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब सभी जगह पे सेम है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है यार, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ को लगेगा मैं कुछ और बोलने वाला था, नहीं नहीं, मैं यही बोलने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है जैसे कि डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, पहले तो बच्चों हम लोग फील्ड बना लेते हैं, है ना। मान लेते हैं आपके पास जो फील्ड दिया है ऐसे है, ये सब जो फील्ड दिया है इसमें हमने किसी डाइपोल को रख दिया है। हमारे पास कोई डाइपोल मान लेते ऐसे रख दिए हैं, है ना बच्चों। अब डाइपोल को हम बार बार वैसे नहीं लिखेंगे, मान लेते आपको तो पता ही होगा ना, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, कल ही बताया है। ठीक है, तो ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू, माइनस से प्लस क्यू की तरफ जाता है। तो बार बार अब लिखेंगे नहीं, है ना बच्चों, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जा रहा है और ये सेम चार्ज होता है, ये कौन गलत लिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो पता होगा। तो अभी हम ये बताने वाले हैं कि ये चार्ज जो है, चार्ज है ना, दो चार्ज रखा हुआ है छोटे छोटे, तो इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा बच्चों, देख रहे हैं आप। इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा। ये माइनस है तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, ऐसा ही तो कुछ होने वाला है, यही होने वाला है। तो इस पे इधर, इस पे इधर। तो बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ, जो इन पे फोर्स लगेगा बच्चों, यहाँ पे प्लस है तो इधर की तरफ एफ लग जाएगा और एक इधर की तरफ एफ लग जाएगा। डायरेक्शन देख सकते हैं उल्टा है, क्योंकि नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है। और ये एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है। ये एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। तो देखा जाए ओवरऑल अगर डाइपोल पे, तो नेट फोर्स कितना है बच्चों, नेट फोर्स कितना है। नेट फोर्स मतलब इस पूरे पे एक इधर है फोर्स, एक इधर है फोर्स, दोनों फोर्स सेम है, क्यू ई क्यू ई। तो भाई सिंपल सी बात हो गई ना कि एफ नेट, नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या हो गया, जीरो हो गया ना बच्चों। समझ में आ रहा है, जीरो हो गया। अगर मैं इस डाइपोल को कुछ ऐसे रख दूं, मान लेते हैं कि ये डाइपोल कुछ ऐसे रखा हुआ है, कोई और डाइपोल है, तो ये डाइपोल को देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या होता है, प्लस का क्यू होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस का क्यू होता है। फिर से क्या होगा, फिर से प्लस क्यू पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, माइनस क्यू पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, जो कि लगेगा क्या, एफ इक्वल टू क्यू ई, सॉरी एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी एफ इक्वल टू क्यू ई। फिर से अगर हम फोर्स का डायरेक्शन देखें तो फोर्स इधर ऐसे और फोर्स इधर ऐसे, सिंपल सी बात है। यही तो है बच्चों, फोर्स इधर और फोर्स इधर। फिर से देखेंगे तो नेट फोर्स क्या है, इस पर जीरो है। हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, जीरो बार बार जीरो क्यों, एक बार और केस केस ले लेते हैं कुछ। एक बार ऐसे मान लेते हैं, ये डाइपोल कुछ ऐसे है। ठीक है, ये है यहाँ पे प्लस का क्यू और यहाँ पे है ये माइनस का क्यू। इस पे मान लेते हैं, तो इस पे प्लस का है तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, माइनस है तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, ये भी क्यू ई और ये भी क्यू ई। मतलब इतना ज़्यादा लिख दिया तो गड़बड़ाना नहीं है बच्चों, सब देखना है आपको कैसे मैं लिख रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि अगर डाइपोल को हम यहाँ पे ऐसे रख दिए तो इधर इस पे फोर्स इधर डायरेक्शन में, फिर से इधर इस पे इधर डायरेक्शन में। तो भाई डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही क्यों आ रहा है, हमेशा फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर ला रहा है। भाई ये यही डाइपोल है वो, जो ऐसे डाइपोल है, तो इधर पे फोर्स इधर लग रहा है और इधर ऐसे, तो ये ऐसे घूम जाएगा, घूमेगा कि नहीं। अगर ऐसे डाइपोल रखा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर, तो खींचेगा तो ऐसे हो जाएगा। और दोनों फोर्स सेम खींच रहा है, याद रखिए दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स सेम खींच रहा है, तो यहाँ पे ऐसे आ सकता है। ठीक है, ऐसे आएगा और ऐसे आ जाएगा। तो भाई अगर हम डाइपोल ऐसे भी रखें, ऐसे भी रखें, कैसे भी डाइपोल रख दें, उल्टा डायरेक्शन में रख दें इधर करके, फिर भी इधर वाला पे क्या लगेगा, पॉजिटिव इधर और इधर इधर। मतलब बेसिकली कैसे भी रखेंगे तो एरो हमेशा इधर ही आएगा, एरो इधर आएगा और टेल इधर आएगा, कैसे भी रखेंगे। एक पॉइंट यहाँ से हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रख देते हैं, देन इट विल ऑलवेज वांट टू बिकम
इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मैं समझ में आ रहा है मैंने क्या अंग्रेजी में लिख दिया है? मुझे भी अंग्रेजी नहीं आता, अपने हिसाब से लिख दिया मैं। देखिए कि व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देन इट विल ऑलवेज वांट टू बिकम इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब बोल रहा हूँ मैं ये कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे बनाया गया है, अगर आप उसमें डाइपोल रखते हैं, अब कैसे रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे भी रखें, ऐसे रखें, जैसे भी रखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा कि वो हमेशा हमारे डायरेक्शन में आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और जो ये है इसका भी डायरेक्शन इधर है, और ये चाहता है कि हमेशा ऐसे हो जाए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहता क्या है, चाहता है कि जो भी डाइपोल हो उसका डायरेक्शन मेरे डायरेक्शन में हो जाए, मतलब मेरे डायरेक्शन जैसा हो जाए। मैं इधर चल रहा हूँ तो वो भी इधर चले, है ना, मेरा डायरेक्शन इधर है तो डाइपोल का भी डायरेक्शन इधर होना चाहिए। पता है ना डाइपोल का डायरेक्शन कैसे लिखते हैं बच्चों, ये मत पूछिएगा आप। है ना, ये डाइपोल है -q से +q, और इनके बीच का लेंथ 2l मान लेते हैं, तो इनका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इधर है ना, ये डायरेक्शन बताता है माइनस से प्लस की तरफ। इसी को बोल देते हैं p, जो कि डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है q, चार्ज इंटू क्यू एल, तो हो जाता है 2ql। तो ये सब बेसिक है, कल ही मैंने बताया था ये चीज़ आपको, आई थिंक आपको याद होगा। तो ये काफ़ी आसान हो गया, ठीक है, ये काफ़ी आसान हो गया। इसका लेंथ और इसका 4 से गुना कर देते, तो मैं आगे चलता हूँ, ये बता रहा हूँ कि नेट फोर्स हमेशा जीरो आ रहा है। देखिए एफ नेट ऑन डाइपोल इज जीरो, लिख देते हैं, एफ नेट जो आ रहा है वो हमेशा जीरो आ रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इससे एक अच्छा कंक्लूजन निकल सकता है, वो क्या है चलिए दिखाते हैं। देखिए हाँ, उससे एक टॉर्क निकाल सकते हैं। भाई एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है, लेकिन टॉर्क तो जीरो नहीं है। कैसे, मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ भाई? आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोल रहा है ये मास्टर? मास्टर नहीं हूँ मैं छोटा सा बच्चा हूँ। मास्टर क्या ही, मास्टर नहीं हूँ बच्चों में, बस मुझे कुछ आता है वो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मास्टर यार मैं कैसे बन सकता हूँ? अभी भी हमारे गुरु जी हैं, बोलेंगे अबे मास्टर हम हैं यार, तुम बन गया कैसे मास्टर बन गया? अभी तो मैं ही मास्टर हूँ, अभी मेरा उम्र है। तो बिल्कुल आप मास्टर हैं सर जी, मेरे गुरु जी जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो मुझे आता है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई डाइपोल रखा गया है इस फील्ड के अंदर, ये फील्ड है ठीक है, इस फील्ड के अंदर कोई डाइपोल रखा गया तो उस पर टॉर्क लग सकता है। कैसे? टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है भाई? टॉर्क वो होता है जो किसी चीज़ को धक्का देके या किसी चीज़ को खींच के वो घुमा दे, चीज़ों को घुमा दे, है ना बच्चों, घुमाना होता है। जब लीनियरली फोर्स लगता है ऐसे तो ये फोर्स है, लेकिन फोर्स किसी चीज़ को ऐसे घुमा दे रहा है तो ये टॉर्क बन जाता है, ठीक है। टॉर्क चीज़ों को घुमाता है, फोर्स चीज़ों को चलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में बात ये है कि भाई ये जो डाइपोल ऐसे रखे हैं हम लोग, ये जो डाइपोल ऐसे है ना, ये डाइपोल ऐसे है, तो ये घूम रहा है ना, घूम तो रहा है ना, क्योंकि मैं पीछे ही बोला, क्योंकि ऐसे है तो ये क्या चाह रहा है कि ऐसे घूम जाए, ऐसे आ जाए, है ना। कोई ऐसे रखा है तो चाह रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाए, तो आखिर घूम के ही तो आ रहा है। घूम के आ रहा है, चल के थोड़ी ऐसे आ रहा है, घूम के आ रहा है। और चलेगा कभी नहीं। चलेगा कैसे, क्योंकि नेट फोर्स ही जीरो है, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लेते हैं इससे, यहाँ से अगर मैं बीच से काट देता हूँ इसको, डाइपोल को, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास फील्ड है। फील्ड में ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल थीटा बन रहा है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल क्या है, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे घुमा देगा भाई, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे है ना, तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे था ठीक है, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। सोचिए ना बच्चों, इधर भी 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स जो लगता है ना, वो देख सकते हैं, ये एक इधर है, लेकिन किसके अबाउट घूम रहा है, ये डाइपोल घूम किसके अबाउट रहा है, सेंटर के अबाउट। हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको एक तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स और इधर भी सेम फोर्स लगाते हैं, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है। सेंटर ऑफ मास क्या, सेंटर के अबाउट ही घूमता है। फोर्स सेम लग रहा है तो सेंटर के अबाउट ही घूम रहा होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट मैंने आपको बताया, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। इधर की तरफ फोर्स, एक इधर की तरफ फोर्स, आपको पता है यहाँ पे -q है, सॉरी भाई यहाँ पे +q है, यहाँ पे क्या है, -q है बच्चों, जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे QE फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे QE फोर्स इधर लग रहा है। लास्ट में मेरे को लगता है घूमते घूमते जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा ना, यहाँ पे कभी तो पहुँचेगा भाई, है ना, जो एंगल थीटा है इसलिए तो है। तो टॉर्क ये बता रहा हूँ मैं, एफ नेट तो ज़ीरो है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है बच्चों, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू
आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ होता है, आपने रोटेशन में पढ़ा होगा। तो आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। तो आर क्या होता है ना, दूरी होता है। कहाँ से दूरी लेंगे हम, दूरी कहाँ से लेंगे भाई, ये जो फोर्स लग रहा है और जिसके अबाउट ये घूम रहा है, अभी तो बोला इसी के अबाउट तो घूम रहा है ना वो, अभी ना बोला मैंने, इसके अबाउट घूम रहा है। तो जिसके अबाउट घूम रहा है वो एक्सिस से इस फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी, ये परपेंडिकुलर है भाई, ये फोर्स ऐसे है और यहाँ सेंटर है, तो यहाँ ये हुआ ना परपेंडिकुलर भाई, फोर्स ऐसे है और ये पॉइंट ऐसे है, तो परपेंडिकुलर ये हुआ ना दोस्त, ये हुआ, ठीक है। इधर फोर्स इधर लग रहा है और ये पॉइंट है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये हुआ ना, ये थोड़ी हुआ, ये हुआ। तो ये होगा कितना, चलिए निकालते हैं भाई। सिंपल सी बात है यार, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ा लो, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा लो, पता चल जाएगा। ये एल लेंथ इधर होता है, एल लेंथ इधर होता है, डाइपोल का, डाइपोल ऐसे है, ठीक है। तो इस सेंटर के अबाउट एल लेंथ इधर, एल लेंथ इधर, और इधर से एंगल ये थीटा बना रहा है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा। तो यही एल साइन थीटा जो ये परपेंडिकुलर आया है ना यहाँ पे, ये वाला, यही तो दूरी था ये वाला, और ये परपेंडिकुलर दूरी यही था, मैंने एल साइन थीटा ही था, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आर और एफ क्रॉस है ना, तो साइन थीटा आ जाएगा, सिंपल है ना बच्चों। आई थिंक मेरे आपको समझ में आ रहा है ना। आर क्रॉस एफ करेंगे, ये आर है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है, ठीक है। तो ये हो गया आर और ये हो गया एफ। अब डायरेक्शन देख लेते हैं क्योंकि वेक्टर है। तो देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, जो ये वाली है एफ इधर है, आर ये है, ठीक है ना। आर क्रॉस एफ, अपना जो आर है उसको ऐसे कीजिए, है ना। ये आर को ऐसे वेक्टर, आर वेक्टर ऐसे है और एफ वेक्टर ऐसे है। तो आर पे ऐसे फिंगर रखिए, ऐसे कर्ल कीजिए, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रहा है, ऐसे ऐसे है ना, अंदर की तरफ। तो ऐसे घूमता है कोई चीज़ तो क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे ही तो घूमता है, घड़ी का सुई ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, ठीक है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया बच्चों। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, है ना बच्चों, क्लॉकवाइज ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया टॉर्क बच्चों, टॉर्क ये हो गया, ठीक है। इस चार्ज पे टॉर्क कैसे लग रहा है, इधर टॉर्क कैसे लग रहा होगा, क्लॉकवाइज में है ना, तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो इस पे टॉर्क किधर लगेगा, ये ऐसे आर, देखिए यहाँ पे आर कैसे बनेगा, आर परपेंडिकुलर ये था, फोर्स इधर था, आर परपेंडिकुलर इधर, ऐसे आर क्रॉस एफ। तो ये भी ऐसे क्लॉकवाइज ही तो है, घड़ी भी तो ऐसे ऐसे घूमता है, घड़ी ऐसे, तो ये भी ऐसे घूम रहा है, देखिए ऐसे, है ना। तो ऐसे घूम रहा है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज वो भी हो गया। दूसरे चार्ज पे ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज पे ये लग रहा था, माइनस चार्ज पे क्या लग रहा है, यहाँ पे भी वही लग रहा है, आर एफ साइन ऑफ थीटा। देखिए सब चीज़ सेम है, और ये भी क्या है, क्लॉकवाइज ही है ना बच्चों। ये दोनों टॉर्क आ गया हमारे पास। बोलेंगे नेगेटिव चार्ज था भाई, तो नेगेटिव फोर्स लगेगा भाई, हम डायरेक्शन ले लिए हैं ऑलरेडी, है ना बच्चों, डायरेक्शन ही तो बोल रहा हूँ ऐसे क्लॉकवाइज। तो मैं इस क्लॉकवाइज की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, अंदर, ये थंब अंदर की तरफ जा रहा था, ये क्लॉकवाइज तो ऐसे हो रहा है, ये थंब अंदर की तरफ जा रहा है। हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, तो थंब अंदर की तरफ मतलब कि माइनस का के कैप, तो वो आ जाएगा बच्चों, है ना, माइनस का के कैप दोनों में आ रहा है, जो भी लिखेंगे दोनों में सेम आएगा, और वो क्लॉकवाइज में होगा। चलिए, तो एफ नेट जो यहाँ पे आ रहा था वो जीरो आ रहा था, लेकिन हम टाउ नेट भी तो निकाल सकते हैं। नेट टॉर्क आएगा कितना इस डाइपोल पे, वो क्या हो जाएगा, आर एफ साइन ऑफ थीटा, एक आया था क्लॉकवाइज में, प्लस एक और आया था आर एफ साइन ऑफ थीटा, क्लॉकवाइज में ये भी आया था। तो भाई क्या हो जाएगा, टू आर एफ साइन ऑफ थीटा क्लॉकवाइज में आ जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज में ही तो फोर्स लग रहा है भाई साहब, आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही तो लग रहा है क्लॉकवाइज में, घड़ी के सुई ऐसे ही तो घूमता है ऐसे करके, 12 बज गया 1 बज गया, तो ऐसा ऐसे ही तो घूमता है, क्लॉकवाइज ऐसे ही होता है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या आ गया, आपको पता होगा कि डाइपोल जो होता है, पीछे ही बताया, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज उस पर क्यू है और लेंथ कितना है, 2l है। तो 2l इंटू क्यू को वैल्यू होता है p, जो कि डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, वैसा वैसा कुछ बन रहा है। आर साइन थीटा एक्चुअली में होगा क्या, आर साइन थीटा एक्चुअली में होगा क्या, ये जो हम आर ले रहे हैं ना बच्चों, ये आर ले रहे हैं मैं शुरू से आर ले रहा हूँ, ये आर यही ले रहा हूँ, एल को ही ले रहा हूँ, आर कॉस थीटा इधर, आर साइन थीटा इधर, है ना, गड़बड़ नहीं करना है। ये एल जो मैंने लिया वही आर है यहाँ पे। बोलेंगे आर कहाँ से आ गया था भाई, वो तो एल था, तो क्या करूँ मैं, एल लिख दूँ बच्चों की छोड़ दूँ आर, समझ में आ रहा है ना आपको, यही एल था, हमने आर ले लिया। कुछ बच्चे को दिक्कत हो जाएगी तो हम लिख देते हैं भाई, डर लगता है बच्चों आप लोग से, है ना। तो एल एल ही लिख के चलते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे समझ में आए। ये हम एल ही लेकर चलते हैं, एल, ठीक है। बस आप गड़बड़ मत कीजिए, एल ही लेकर चलते हैं। तो 2L एफ साइन थीटा क्लॉकवाइज में आ गया, ठीक है। ओके, तो हमारे पास टॉर्क नेट ये आ गया बच्चों। अब हम बता सकते हैं ना, अब हम बता सकते हैं एफ का वैल्यू क्या होता है। एफ का वैल्यू आपको पता है, एफ का वैल्यू क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो भाई हम ये लिख देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 2L, एफ का वैल्यू क्यू इंटू ई साइन ऑफ थीटा, किधर है, क्लॉकवाइज में है, ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे बन गया 2L क्यू, 2L क्यू यही तो है, तो यही तो पी वेक्टर है ना। पी वेक्टर ये है, ई आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ ना पी वेक्टर ई वेक्टर साइन ऑफ थीटा, कैसे, क्लॉकवाइज में, नहीं छोड़ना है, डायरेक्शन कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो पी साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ गया भाई, पी ई साइन ऑफ थीटा किधर है। तो पी साइन ऑफ थीटा क्या होगा, चलिए आगे चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ। जो हमारे पास आ रहा है पी ई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से दो कंक्लूजन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। मान रखते हैं कि पी क्रॉस ई होगा। पी ई साइन थीटा का मतलब क्या है, पी क्रॉस ई, जो कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, या फिर ई क्रॉस पी भी तो बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं ना, मेरे ऊपर। मैं बस ये बोल दूंगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ये आंसर होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन वैल्यू आंसर यही इसलिए होगा क्योंकि देखिए पी क्रॉस ई में डायरेक्शन, देखिए पी क्रॉस ई में जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्लॉकवाइज का आ रहा है। देखिए पी इधर था, पी और क्रॉस ई है, इधर वाला है। तो पी क्रॉस ई कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन क्लॉकवाइज में आ रहा है हमारा, है ना, क्लॉकवाइज में ऐसे करके। और अंदर की तरफ बोले तो माइनस का क्या क्या, या क्लॉकवाइज बोलिए, सेम ही है, क्लॉकवाइज हम बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ई क्रॉस पी में ऐसा नहीं है, जो ई है, ई इधर है और पी इधर है। मतलब ई क्रॉस पी कर रहे हैं तो ऊपर, देखिए थंब ऊपर आ रहा है, ई क्रॉस पी कीजिए, ई क्रॉस पी ऊपर आ रहा है। और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, उल्टा डायरेक्शन। देख रहे हैं इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसमें आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो ये दोनों में अंतर हो गया ना बच्चों। तो ये क्लॉकवाइज ही लेना है, ये नहीं लेना है, क्योंकि शुरू से आप देखें हम जो डायरेक्शन ले रहे हैं यहाँ से वो क्लॉकवाइज कहीं ले रहे हैं। देखिए शुरू से हमने टॉर्क भी उसी में मान रखा है, तो जो नेट टॉर्क आएगा उसमें भी तो हम इसी का डायरेक्शन लेंगे ना भाई, उसको क्यों ले लेंगे, इसको क्यों ले लेंगे, हमने ये कंसिडर ही नहीं किया है। सिंपल सी बात थी, छोटी सी बात है, लेकिन आपको पता होगा। तो हम साफ साफ बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्रॉस ही आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू पी क्रॉस ई आ जाएगा, दोनों वेक्टर है। और ये किस डायरेक्शन में आया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि हम बता दिए आगे। तो टाउ नेट का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, टाउ नेट का वैल्यू जो होता है, जो टॉर्क का वैल्यू होता है, वो होता है पी क्रॉस ई। अगर कोई भी डाइपोल रखा गया हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको ध्यान देना है, ठीक है। काफ़ी आसान है यार, काफ़ी आसान है बच्चों, देखते हैं और आगे। ओके, तो अब बात ये है कि ये जो मूव कर रहा है, ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव कर रहा है। लेकिन आप सोचिए बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया हमने, बहुत ध्यान से सोचिएगा। यहाँ पे ये जो था ऐसे, ये डाइपोल ऐसे था, तो ये डाइपोल को आपको क्या लगता है, अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डाइपोल पे प्लस क्यू इधर था, माइनस क्यू इधर था, तो इधर की तरफ फोर्स और इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो क्या लगता है, ये जो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है ये ऐसे ला देगा और ला कर यहाँ पे ऐसे रुक जाएगा, ऐसे आके यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं, फिर ऐसे चलेगा भाई। अगर इस ऐसे है कोई डाइपोल, तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इस ये देखिए, ये वाली लाइन देखिएगा, ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे करके रुक जाएगा। फोर्स तो ऐसे लग रहा है, ऐसे नचेगा, लेकिन यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ये नहीं रुकेगा यहाँ पे। ये जो फोर्स ऐसे लग रहा था, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ रुकेगा नहीं, फिर इधर की तरफ ये फोर्स लगना है, इधर की तरफ ये, तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करते 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 हो सकता है रुके या ना रुके, अगर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे है तो ऐसे चला जाएगा, रुकेगा थोड़ी यहाँ। तो हमें किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पर रोकने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, वही वर्क डन हो जाएगा, हमारे फोर्स के द्वारा किया गया काम ही वर्क डन हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्यों जरूरत है वर्क करने की, वर्क करने की क्यों जरूरत है भाई, ये तो वर्क कर ही रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको यहाँ से इस पॉइंट पे ले ही जा रहा है, कोई काम मेरे जगह पे कोई कर ही दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर ही दे रहा है, तो हमें काम क्यों करना है।
लेकिन हमें काम करना है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद इसको यहाँ पे रोकना है। हो सकता है मुझे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हो, इसको यहाँ पे जाके रोकना हो हमको। नहीं रोकेंगे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि ऐसे इसको चलाता रहेगा, फिर इधर ले जाएगा, फिर इधर ले जाएगा, फिर इधर ले जाएगा, है ना। ये ऐसे करके फील्ड है ना, तो ऐसे करके ये चलाता रहेगा ऐसे ऐसे, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लग रहा है, और ये माइनस रहेगा, इधर रहेगा, फिर ऐसे ऐसे चलाता रहेगा। हमें खुद से फोर्स लगाना होगा ताकि हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा सकें। रोकने का भी काम हो सकता है उसमें। इसीलिए देखिए बच्चों, वर्क जो है हमें काम करना है टू चेंज द एंगुलर पोजीशन ऑफ डाइपोल, सम वर्क हैज़ टू बी डन। मतलब है ना, वही एंगुलर पोजीशन कहीं से कहीं पे चेंज करना है। इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट पे ले जाना है, ऐसे कर देना है, तो भाई काम तो करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद तो कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये जहाँ तहाँ कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे ले जाएगा, फिर ऐसे ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे ले जाने के लिए हमको काम तो करना पड़ेगा ना, तो वो काम हमें देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन क्या होगा वो हमें निकालना है। वर्क डन आपने पढ़ा होगा, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है। एफ डॉट एस फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे आप वहाँ रोटेशन में। तो अब बोलेंगे बच्चों कि नहीं याद है भाई, नहीं याद है, नहीं याद है ये सब। तो कुछ कुछ चीज़ें तो बच्चों याद करना पड़ेगा यार, नहीं याद कीजिएगा तो कैसे होगा यहाँ पे, है ना। थोड़ी सी बस समझ जाइए, एफ डॉट एस होता है। तो ये तो बच्चों ट्रांसलेशन में होता है, मतलब कि ट्रांसलेशन मोशन, LATION ट्रांसलेशन बोलेंगे तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या ये सब वो सब नहीं है, वो सब ट्रांसलेशन टेंस नहीं है। ट्रांसलेशन मतलब कि सीधी लाइन में, मतलब समझिए ना, जहाँ पे घूम नहीं रहा हो चीज़ें चल रही हो तो उसको ट्रांसलेशन बोल देते हैं। और जब चीज़ें घूम रही होती है तो वहाँ पे बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशन में वर्क डन एफ डब्ल्यू इक्वल टू हो जाता है, वहाँ पे फोर्स है तो यहाँ पे टॉर्क बन जाता है, और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे थीटा बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। ऐसा होता है ना बच्चों, रोटेशन में ऐसा हो जाता है। बस थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फोर्स वहाँ लग रहा था क्योंकि चीज़ें चल रही थी, लेकिन यहाँ पे भाई ये घूम रहा है ना, अपने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा। चलिए वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क डन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं एक चीज़ तो हमको मानना ही पड़ेगा ना बच्चों, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे ले जा रहे हैं इसको, है ना। देखिए ये पहले एंगल था θ1, और ये एंगल हो गया हमारे पास θ2। समझिए चीज़ों को बच्चों। ये जो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे एंगल θ1 था इस डाइपोल का, लेकिन इस डाइपोल को हम यहाँ से नचा के यहाँ ले जा रहे हैं, हम खुद ले जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, ओके। तो टॉर्क क्या होता था, पीछे पढ़ा हमने, पढ़ाना। तो टॉर्क जो पढ़ा वो ठीक है, अभी लिखने वाले हैं। और डॉट थीटा है, तो हम यहाँ पे ये छोटा सा चेंज, मान लीजिए ना बच्चों, ये बड़ा सा एंगल नहीं है, छोटा सा एंगल चेंज किए हैं यहाँ पे। तो दिखाने के लिए क्या करें, छोटा फिगर है तो भाई बताना पड़ेगा ना। मान लेते हैं कि एकदम छोटा सा यहाँ था तो हम यहाँ पे ले गए, है ना, एकदम छोटा सा डी थीटा चेंज किया, छोटू सा चेंज। तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉट डी थीटा नहीं लिख सकते हैं, है ना बच्चों, डॉट डी थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू आ जाएगा, छोटा सा वर्क डन, है ना। तो अगर मुझे पूरा वर्क डन चाहिए, पूरा थीटा के लिए पूरा घुमाया था, तो उसके लिए तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, छोटा सा एंगल लिया है अभी। तो टॉर्क और डॉट डी थीटा होता है, यही तो होता है फार्मूला। तो डॉट मतलब कि कॉस ऑफ कुछ एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कॉस ऑफ कुछ एंगल आ जाएगा। तो टॉर्क और डी थीटा के बीच का एंगल क्या है, डी थीटा क्या होता है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझिए चीज़ों को, यहाँ पे क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, है ना। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे ये क्या होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था। पता नहीं मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, आप तो बच्चों पढ़े लिखे हैं ना थोड़ा सा आप तो पढ़ते लिखते हैं ना, मुझे पता है आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे बोलेंगे किससे बात कर रहा है मास्टर, मैं थोड़ी पढ़ता हूँ। लेकिन चलिए बच्चों, थोड़ा सा तो पढ़े होंगे मैं सोच रहा हूँ ऐसा। तो ये जो है डी थीटा आया ना, डॉट डी थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हो रहा है, इस ऐसे से हम ऐसे ले जा रहे हैं, है ना, इसे से ऐसे ले जा रहे हैं। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं किधर, क्लॉक वाइज में। किधर कर रहे हैं, क्लॉक, ये क्या क्लॉक वाइज ही तो है, ठीक है, इधर ही चेंज कर रहे हैं। और टॉर्क किधर लग रहा है, टॉर्क किधर लग रहा है, इस पर तो फोर्स इधर लगता है, इस पर फोर्स इधर लगता है, तो ये घूमता इधर है, ये घूमता इधर है, और हम डी थीटा इधर ले जा रहे हैं। सोचिए ना, डी थीटा इधर ले जा रहे हैं और ये घूम ऐसे रहा है, ऐसे और ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल 180 होगा ना भाई। कुछ ऐसे जा रहा है चीज़ और कुछ ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी समझ लीजिए। डी थीटा जो है, अगर ऐसे लेता हूँ तो इस डायरेक्शन में थीटा ले रहा हूँ,
तो जो एंगुलर होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका डायरेक्शन ये थंब देता है। तो ऐसे घुमा रहा है तो थंब ऊपर की तरफ, मतलब कि जो हमारे पास थीटा आ रहा है डी थीटा, उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मतलब कि के कैप आ रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ऐसे आ रहा है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं ना। एफ ऐसे लग रहा है ना बच्चों, मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। एफ ऐसे लग रहा है, तो एफ घुमा किधर रहा है, ऐसे करके एफ घुमा इधर रहा है। पीछे ही बताया, टॉर्क तो बताया ना, पीछे अंदर की तरफ आ रहा था, तो माइनस का के कैप, और टाउ जो है वो है माइनस का के कैप। तो भाई एक ऊपर एक नीचे है दोनों का डायरेक्शन दिखा दिया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे टाउ डी थीटा और कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री क्या होता है बच्चों, -1 होता है, तो माइनस का टाउ डी थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं टाउ का वैल्यू क्या आया था पीछे, याद कीजिए याद कीजिए, यही तो आया था। इसका वैल्यू और क्या बोल सकते हैं टाउ का, पी ई साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। पी साइन थीटा, साइन थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का पी ई साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। भाई ये इंटीग्रेशन कौन छोड़ रहा है इंटीग्रेशन भी कोई छोड़ता है, इंटीग्रेशन क्यों छूट रहा है, ठीक है। अरे यार अच्छे से बनाते हैं यार, ठीक है। ओके, तो अब देख लेते हैं हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। एक थीटा 1 था और थीटा 2 था, तो मतलब थीटा 1 से हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, थीटा 2 पे जा रहे हैं। ओके ओके ठीक है। तो अब देखिए पी तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस का पी ई आ जाएगा बाहर, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा ने अंदर बचा ना और डी थीटा बचा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताइए हमको, कमेंट में चाहिए मेरे को आंसर। माइनस का पी ई और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, याद होगा आपको। तो माइनस कॉस थीटा लिखेंगे तो एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक बच्चों, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है बच्चों हमको क्या आ रहा है आंसर, पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्क डन आ गया है वो ये आ गया है। वर्क डन क्या आया है, जो हमने किया है, वर्क डन हमने किया है ना, इसको हम यहाँ से यहाँ भेज दिए, तो हमने काम किया है। तो ये हो गया वर्क डन एक्सटर्नल, ठीक है बच्चों, ये हो गया वर्क डन एक्सटर्नल। तो चलिए आगे देखते हैं और चीज़ें। हमने जो काम किया वर्क डन एक्सटर्नल जो आया, इसको बहुत यूज है आगे, है ना इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, इक्वल टू पी ई कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक है। आपको याद होगा एक चीज़, मैं यहाँ पे और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है भाई, ये तो पता ही होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन इधर है ना, कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन इधर है। हम किधर फोर्स लगाएं, हम ये ऐसे फोर्स लगाता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। हम अपोजिट में लगा रहे हैं, मतलब हमारे द्वारा लगाया गया एफ एक्सटर्नल फोर्स इधर था, और जो एफ ये लग रहा था ये इधर था, मैंने दोनों का डायरेक्शन यहाँ भी अपोजिट है। हम यहाँ से यहाँ कैसे ले गए, ऐसे थोड़ी ले गए, हम इधर की तरफ इस पर फोर्स लगाएं, इधर की तरफ, ठीक है। तो इधर की तरफ जो फोर्स लगाएं वही एफ एक्सटर्नल है बच्चों, है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल कितने फोर्सेज लग रहे हैं, एक ये फोर्स है, एक हम फोर्स लगा रहे हैं, और कोई फोर्स है नहीं है। आपने ये पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम में, बोलेंगे क्यों बता रहा है ये सब मास्टर, बस थोड़ा सा बच्चों, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात और मैं बताना भूल गया था कि हम जो इसको चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, हम उसमें कुछ वेलोसिटी नहीं, स्पीड में ऐसे करके ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम धीरे धीरे ऐसे 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 धीरे धीरे ले जा रहे हैं, ताकि उसमें कोई भी वेलोसिटी ना आए, है ना, कोई भी उसमें वेलोसिटी का चेंज ना हो, है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना हो, वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होगा। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव कोई है नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स में और क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, मतलब होता है ना वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स, बहुत सारे होता है ये सब। तो ये चीज़ आ जाएगा, तो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि जीरो होगा क्योंकि हम वेलोसिटी में चेंज ही नहीं कर रहे हैं। तो साफ साफ पता चल रहा है हमको यहाँ पे कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। भाई यही तो मैं रट रट चिल्ला चिल्ला के बता रहा था तब से कि इसका जो फोर्स है, इसका जो फोर्स का डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और इसका फोर्स का डायरेक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स है इधर है, मतलब इसका वर्क डन इधर है वर्क डन इधर है, वर्क डन एफ डॉट एस करेंगे
इधर हो जाएगा, इसका इसका इधर हो जाएगा, मतलब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सिंपली इसीलिए तो नेगेटिव आ रहा है। इसका यूज आगे करेंगे, है ना, बस यही बताना चाह रहा, ठीक है। आपको उतना नहीं देखना है, आपको ये चीज़ याद नहीं करना है ये इसका आगे यूज होगा, ठीक है, इसको डायरेक्टली ऐसे याद नहीं करना। क्या यूज है मैं बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी निकालने में यूज है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको अभी छोड़िए ना, डिफिनेशन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी से पहले आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा, पीछे ही बताया है यार चार्ज में बताया मैंने कि पोटेंशियल क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल ये होता है कि हम किसी यूनिट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं, हम उस पर काम करके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको पोटेंशियल बोल देते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो यूनिट चार्ज पार्टिकल को ला रहे थे ना, वो यूनिट नहीं है, अब वो कोई चार्ज है, उस पर कुछ चार्ज है, यूनिट नहीं है, वो जो वन नहीं है, उस पर कुछ चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। बोलेंगे क्या बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हम इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पी पे, बार बार मैं यही चीज़ बताता हूँ, तो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, पहले चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे था, अब यहाँ पे क्यू पे आ गया, मतलब पी पॉइंट पे आ गया, और यहाँ पे बड़ा सा चार्ज आपको रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। हमने काम करके इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाया है ना, इन्फिनिटी से हम यहाँ पे इसको पकड़ के ऐसे धीरे धीरे ला रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे ला रहे हैं। धीरे धीरे क्यों, क्योंकि उसमें वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास आ गया बच्चों, कितना आ गया आए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम बताने वाले थे कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पी पॉइंट पे ला रहे हैं, ये चार्ज क्या है, कुछ इसका वैल्यू होगा, और ये चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा ना, वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है आर, ये डिस्टेंस कितना है आर है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा, ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो भाई हमें पता चल गया ना बच्चों, यहाँ पे क्यू नहीं आ रहा है, क्यू क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो चार्ज लिए हैं ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट का मतलब क्या होता है, वन होता है, इसीलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, हाँ, यह है पोटेंशियल, यह पोटेंशियल एनर्जी, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, है ना, आगे कहीं पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में आप देख सकते हैं बातें वही है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है। मैं ये बता रहा था, मैं यही तो बता रहा था पोटेंशियल एनर्जी, अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी वही होगा, मतलब कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वही होगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू। लेकिन एक्चुअली में आपको मैं बता दूं, पोटेंशियल कहीं पे, पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे डिफाइंड नहीं होता है, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, है ना, इसको भले ही यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी तरीका से डिफाइंड नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, मतलब हम अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू बोल रहे हैं तो ठीक है, बस यू बोल रहे हैं तो वो नहीं डिफाइंड है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। बताता हूँ कैसे ये आ रहा है, कैसे मैं बोल रहा हूँ, यही डिफाइंड होता है। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या रहा था, यहाँ पे देखिए वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मैंने इसको नेगेटिव को इधर ले गया भाई, नेगेटिव को इधर ले गया, तो वही बात है, ध्यान देंगे बच्चों। तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल, ये जो आया है ना एक्सटर्नल फोर्स, वही हमारे पास नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो बात यहाँ पे ये समझना है कि ये जो हम निकाल के आए हैं ना अभी,
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये वाली, इसी का वैल्यू हमें वहाँ पुट करना है, लेकिन नेगेटिव में पुट करना है भाई, लेकिन नेगेटिव में पुट करना है। बोलेंगे अरे कहाँ से नेगेटिव, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो आया है वही तो है, तो इसमें नेगेटिव क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन एक का वैल्यू नेगेटिव, एक का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आना चाहिए समझ में। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वर्क डन बाई, ये जो है ना क्या बोलते हैं, वर्क डन बाई क्या बोल रहा हूँ मैं जो चेंज इन पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वही यहाँ पे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है। अब बोलेंगे एक्सटर्नल से कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ से आ गया, बच्चों दोनों का वैल्यू क्या है ना, इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन है। देखिए यहाँ पे जो हम लिखते थे ना, हम जो यहाँ पे चार्ज यहाँ से यहाँ तक लाते थे, यहाँ से यहाँ तक लाते थे, इस चार्ज को यहाँ से चला के यहाँ पे लाते थे, तो यहाँ पे भी तो वही बात है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही बात तो है यहाँ पे, मतलब कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ड्यू टू एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 आ जाता था। तो यहाँ पे भी बात वही था कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव का वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल आता था। अरे समझ में समझ में आना चाहिए आपको। तो हम ये जो निकाले थे ना एक्सटर्नल फोर्स, हम जो एक्सटर्नल फोर्स निकाले थे, ये नेगेटिव ऑफ होगा, है ना, नेगेटिव ऑफ होगा, क्योंकि इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल अपोजिट है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो डेल्टा यू का वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। ठीक है, और कहीं कहीं पे मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ये इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना बच्चों, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो कहीं कहीं पे तो डिफिनेशन में ही साफ साफ लिखा रहता है, डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो लिखा रहता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। वहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी लिया रहता है, डिफिनेशन में कहीं कहीं पे रहता है, लेकिन मैं नहीं लिया हूँ, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिख रहा हूँ है ना, वहाँ पे लिखा रहता है तो आप बहुत कहेंगे सही है क्योंकि नेगेटिव लिखा हुआ है डिफिनेशन में ही, सही है, वो डिफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अगर नेगेटिव वहाँ नहीं लिखता हूँ तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि इन दोनों का वैल्यू इक्वल अपोजिट होता है। अगर आप नेगेटिव नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डिफिनेशन देखिएगा, कहीं कहीं पे लिखा रहता है नेगेटिव, लेकिन नहीं ले रहे हैं तो अभी लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल अपोजिट है। आई थिंक क्लियर होगा भाई। तो आप देखते हैं यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन आ रहा है, तो पी आया था ना, पी नेगेटिव ऑफ पी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, देखें तो P आ गया और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू आया है, तो डेल्टा यू आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, डेल्टा यू का वैल्यू ये आ गया, तो आगे ले चलते हैं इसको। इसको बच्चों मैं चाहता हूँ कि इसको हटा दूँ, इस पेज को, मतलब हटा नहीं रहा हूँ, इसको यहाँ पे ला दे रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए देखिए, तो हम क्या लाए हैं, डेल्टा यू का वैल्यू जो लाए हैं वो आए हैं डेल्टा यू इक्वल टू पी ई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। बच्चों अब आ जाते हैं हम डिफिनेशन पे, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ था, ये चीज़ हमको एज्यूम करना होगा। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एज वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है ना, ऐसे होता है फील्ड का डायरेक्शन इधर, और ये है डाइपोल, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, डाइपोल शुरू में परपेंडिकुलर टू द फील्ड होना चाहिए गिवन डायरेक्शन का, हाँ, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड टू द गिवन डायरेक्शन। बिल्कुल बात ये बोल रहा है कि आप पहला जो थीटा लेंगे, जो लिए है ना, किधर गया, मैंने फिगर भी नहीं बनाया क्या, देखिए बिल्कुल फिगर बनाना पड़ेगा बच्चों, तभी तो आपको समझ में आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो हम पहली बार जो लेंगे ना डाइपोल लेंगे, वो डाइपोल बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए शुरू में। तो हमें थीटा 1 का वैल्यू जो मिलेगा ना वो मिलेगा 90 डिग्री, यहीं से आपको घुमा के ले जाना है कहीं पे। ठीक है, ऐसा कंसिडर करना है, एज्यूम करना है। आप चाहें तो इसको आंसर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर है, लेकिन बच्चों अब किताब जो बोल रहा है सालों से वही किताब में छपा आ रहा है, तो आपको तो लेना पड़ेगा ना भाई, क्वेश्चन सवाल में करना है तो वही मान कर चलिए। अब अपने से दिमाग मत लगाइएगा कि हम एज्यूम ही क्यों कर रहे हैं, यही चीज़ क्यों लिख रहे हैं। एज्यूम हम ये कर रहे हैं कि थीटा 1 का वैल्यू पहले हम 90 ले लेंगे और उसके बाद थीटा 2 ले लेंगे, वो हमें नहीं पता है। तो थीटा 1 का वैल्यू जब 90 लेते हैं तो हमारे पास U1 का वैल्यू जो आता है वो क्या आता है, वो 0 आता है, और हमें U2 का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, ये एज्यूम कर रहे हैं, अब इसमें पूछिएगा नहीं कि ये क्यों ऐसे किए, क्योंकि ये किताबों में ही किया जाता है
है ना, एज्यूम किया गया है। तो अब देख लेते हैं, तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 इक्वल टू PE, शुरू में कॉस ऑफ थीटा 1 मतलब कि कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो बच्चों ये किताबों में ही है, इसमें आप ज़्यादा डीप मत जाइएगा कि ऐसा ही क्यों लिया, वो बाद में सोचिएगा। मैं खुद नहीं सोच रहा हूँ उसके बारे में क्यों लिया गया है, क्योंकि ऐसा ही लिया गया है, माना गया है ना। जैसे हम वहाँ पे क्या करते थे कि पोटेंशियल कैसे डिफाइन किए थे, हम इन्फिनिटी से ला रहे थे, बोलेंगे इन्फिनिटी से क्यों ला रहे थे, बोलेंगे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता था। उसी तरीके से हम 90 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 90 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ये भी कारण हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, इसका वैल्यू U2 का वैल्यू नहीं, सॉरी, U1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, ये भी जीरो होता है। तो देखा जाए तो हमारे पास U2 का वैल्यू जो आ रहा है वो PE माइनस का कॉस थीटा माइनस बाहर कॉस ऑफ थीटा 2 आ रहा है। U2 का वैल्यू ये है, तो U2 मतलब U भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की जगह U हो जाएगा, तो माइनस ऑफ PE कॉस थीटा हो जाएगा। सोचिए ना, इसके जगह पे आप थीटा थीटा 2 की जगह पे थीटा 1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, अल्फा भी रख सकते हैं, बीटा भी रख सकते हैं, गामा भी रख सकते हैं, कुछ भी रख दीजिए। जो रखेंगे यहाँ पे वो रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से U का वैल्यू पता चल गया आपको। PE कॉस थीटा मतलब कि माइनस ऑफ P डॉट ई मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना, पता ही होगा आपको। तो U का वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो होता है माइनस का P। और टॉर्क क्या होता है, याद करिए टॉर्क क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, टॉर्क क्या होता है बच्चों, होता है P क्रॉस E होता है, और इसमें माइनस का P डॉट E होता है। तो अब चाहे तो आप ये निकालिए ना, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो अब आप वर्क डन भी बता सकते हैं। वर्क डन में मैं छोड़ के आया था, वर्क डन का वैल्यू जल्दी से बताइए बच्चों, वर्क डन का वैल्यू बताइए। ये वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू PE कॉस थीटा 2 माइनस PE कॉस थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ पे PE कॉस थीटा 2 मतलब कि ये क्या है एक्चुअली में, है ये का, ये है क्या, बताइए बताइए। PE और कॉस थीटा 2 मतलब इन दोनों के बीच का एंगल एंगल थीटा 2 है, इसका मतलब कि P, यहाँ पे इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही तो है एट थीटा 2 पॉइंट, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एट 2 और ये पोटेंशियल एनर्जी एट 1, यही तो है बच्चों, यही तो है, यही है। इसका मतलब हम बता सकते हैं आसानी से कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो आ रहा है हमारे पास, वो U2 माइनस U1 आ रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट बोल सकते हैं U2 माइनस U1, लेकिन हमें पता है ना U2 माइनस U1 नहीं होगा भाई। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्यों ये गलत लिख रहा हूँ, पढ़े हैं ना अभी आपने, आपने क्या पढ़ा है कि U2 का वैल्यू क्या होता है, मतलब कि PE कॉस थीटा 2 निगेटिव का आता है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस का PE कॉस थीटा 1 होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लेना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा माइनस का U2 प्लस का U1, इस टाइप का आ जाता है। तो वर्क डन आपके पास आ रहा है U1 माइनस U2, ठीक है। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों हम लोग, थीटा 1 से थीटा 2 तक, ऐसे होता है। इसमें उल्टा हो जाता है, आपको लग रहा होगा कि वर्क डन 1 से 2 जा रहे हैं, मतलब वर्क डन 2 माइनस वर्क डन 1, लेकिन यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में U1 माइनस U2 हो जाता है, ये ध्यान देना है, ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आसान है यार। अब इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल देख लेते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल मतलब कि डाइपोल जब इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या बच्चों, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो लगता है। तो हमने तो बता दिया कि जब फील्ड जाता है तो वहाँ पे डाइपोल पे हमेशा नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होता है। लेकिन मान लेते हैं कि एक बार स्टेबल है, देखिए चीज़ों को समझिए, स्टेबल एक बार अनस्टेबल है, ठीक है, और एक बार कुछ न्यूट्रल भी आ जाता है, लेकिन अभी हम ये दोनों ही लेते हैं, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, देखिए, ठीक है। और एक डाइपोल बना देते हैं, यहाँ पे स्टेबल है तो डाइपोल ऐसे होगा, यहाँ पे अनस्टेबल है तो डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे होगा, और एक परपेंडिकुलर बना देते हैं,
परपेंडिकुलर डाइपोल होगा, सिंपल। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या है, पी है, पी वेक्टर को ऐसे बोलते हैं, ये पी है। अब पी है तो यहाँ पे कोई बच्चे लिखेंगे कि अरे भाई इसका डायरेक्शन इधर तो पी वेक्टर ऐसे, तो वेक्टर वैसे नहीं बनता है। वेक्टर का डायरेक्शन मतलब किसी भी वेक्टर लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे नहीं वेक्टर होता है ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे एंगल थीटा का वैल्यू क्या है, जो पी और ई के बीच में है वो एंगल थीटा 0 डिग्री है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। देखिए 90 डिग्री है, ये देखते हैं थीटा है ना, ये ऐसे और ये ऐसे तो एंगल 180 डिग्री, ये ऐसे तो एंगल 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या देखने वाले हैं, अब ये बताने वाला हूँ मैं बच्चों कि यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ, एफ नेट तो ज़ीरो है, एफ नेट तो हर जगह पे ज़ीरो है। ज़रूरी है ये बताना, देखिए ये सब तो पता है बे, आगे बताता हूँ रे सॉरी ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे एफ नेट का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे टाउ का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क। टॉर्क कितना लगेगा भाई, टाउ इक्वल टू होता है यहाँ पे पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना कि इसको जो टॉर्क लिख रहा हूँ ना उसको फार्मूला में इधर लिखता हूँ, है ना बच्चों, ऐसे अच्छा लगेगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं और यहाँ पे जो जो फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो टॉर्क का फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोचिए, स्टेबल में क्या हो जाएगा, स्टेबल में दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ का वैल्यू पी ई साइन 0, है ना, साइन 0 डिग्री। तो ये कितना 0 हो जाएगा, टॉर्क यहाँ पे 0। यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 भी 0 ही होता है। टॉर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे पी ई हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे पी ई हो जाएगा, टॉर्क का वैल्यू यहाँ पे पी ई हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला चीज़ देखते हैं, अगला अगला चीज़ देखते हैं ना। अगला चीज़ में ये है कि यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन तो छोड़िए बच्चों, वर्क डन अभी नहीं। अब निकालते हैं यहाँ पे यू का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, माइनस का पी डॉट ई होता है। ठीक है, माइनस का पी डॉट ई होता है भाई, लेकिन यहाँ पे मैंने डॉट यहाँ पे, ठीक है, पी डॉट ई होता है। अब बोलेंगे वेक्टर था क्या, पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर था? नहीं बच्चों, वेक्टर नहीं होता, क्योंकि दो वेक्टर प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो ये स्केलर होता है, इसलिए हमने उसको हटा दिया। तो यहाँ पे यू जो पोटेंशियल बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ पी, निगेटिव ऑफ पी डॉट का वैल्यू, ठीक है, डॉट का वैल्यू ये है पी कॉस ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि डॉट हटाते हैं तो कॉस आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का पी ई, ठीक है, कॉस 0 1। तो यहाँ पे यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का पी कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का पी। ठीक है, यहाँ पे यू का वैल्यू अगर देखेंगे तो पी ई माइनस का पी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, वो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, ध्यान से देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ पे 0। पीछे ही बताया था, पीछे 2-3 लेक्चर पहले मैंने बता रखा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम है बच्चों। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में, 0 में। बात हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, मिनिमम आ रहा है यहाँ पे यू का वैल्यू, यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल टाइप समझ सकते हैं। पीछे बता रखा हूँ कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव जो होगा d2u/dx² जो होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। वो सब चीज़ें आपको बता रखा हूँ। अब अगर चाहें तो आप यहाँ पे जो वर्क डन लिख सकते हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिए, अगर वर्क डन लिखना है तो वर्क डन ऐसे नहीं लिख सकते हैं। वर्क डन कैसे लिखेंगे भाई, कोई पॉइंट से कोई पॉइंट पे जा रहे हैं तभी तो लिखेंगे वर्क डन। हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो ये वर्क डन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जो काम हुआ है तो तभी तो बता पाएंगे वर्क डन। तो ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे रखा हुआ है तो नहीं बता पाएंगे ना बच्चों। तो हमको बताने के लिए सवाल में देगा कि इस जगह से हम इस जगह पे ले जा रहे हैं, चाहे इस जगह पे, इस जगह से इस जगह से इस जगह पे ला रहे हैं, तब जाकर हम वर्क डन बता पाएंगे। ठीक है, चलिए आसान है यार। तो इसको मैं क्या न्यूट्रल बोल देता हूँ,
इसको न्यूट्रल बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक चीज़ और है, एक चीज़ और है बच्चों कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब यूनिफॉर्म फील्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आ जाता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो एसएचएम होता है ना, एसएचएम अगर आप पीछे इसमें अगर आप एसएचएम समझना चाहते हैं तो एसएचएम का लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। लेकिन अगर जो देख लिए होंगे उनके लिए है, व्हेन डाइपोल परफॉर्म्स एसएचएम, एसएचएम मतलब कि ये होता है ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि ये क्या कर रहा है ना, मैंने पीछे बताया ना बच्चों, क्या बताया कि अगर ये ऐसे है तो इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर पॉजिटिव वाला पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको इधर, ये हमेशा ऐसे ऐसे घुमाता रहेगा। तो मीन पोजीशन से ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो ये यहाँ पे एसएचएम कर रहा है। एसएचएम मतलब कि एक पॉइंट पे हमेशा जाना, फिर वहीं से आना, ऐसे करके ऐसे ऐसे होना, है ना। टू एंड फ्रो मोशन। पेंडुलम नहीं होता है, पेंडुलम क्या करता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, ऐसे ऐसे करता रहता है, पता होगा आपको। तो वो एसएचएम करता है। एसएचएम का सिंपल सिंपल से तरीके होते हैं जिससे आप कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें अगर कोई डाइपोल हमने रख दिया है, डाइपोल ऐसे कर दिया है, ठीक है। देखिए थोड़ा लंबा डाइपोल बनाते हैं ना यार। हम्म हम्म ये डाइपोल को जो ऐसे पोजीशन में, शुरू में तो ऐसे था, है ना, शुरू में हॉरिजेंटली था 0 डिग्री बना के, लेकिन हम इसको कुछ एंगल थीटा ले आए, है ना। ऐसे था लेकिन हम इसको कुछ ऐसे तीर दिए, बाहरी फोर्स लगा के ऐसे तीर दिए। अब क्या होगा, अब तो इसको तीर दिए भाई, तो अब इधर की तरफ फोर्स लगा, इधर की तरफ ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। मतलब कि फिर ये ऐसे था तो फिर ऐसे चलते 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 फिर ये ऐसे जाएगा, फिर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, फिर ये ऐसे जाएगा। तो ऐसे ऐसे होता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन, है ना, आगे पीछे ऐसे ऐसे करता रहेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वही तो हमने लगाया है इधर की तरफ, जो टॉर्क लगा दिया है, सॉरी, एफ एक्सटर्नल जो फोर्स हमने उधर की तरफ लगाया वही तो क्यू ई टाइप का हो जाएगा, है ना, उधर की डायरेक्शन में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इधर लगाया एफ एक्सटर्नल तो क्यू ई इधर लगेगा, है ना। समझ में आ रहा ना बच्चों। अगर हमने एफ एक्सटर्नल इधर की तरफ खींचा था ऐसे करके, इसको उठा के इधर की तरफ ऐसे करके खींचते गए तो इधर लगा दिए एफ एक्सटर्नल, इधर की तरफ क्यू ई फोर्स लग रहा होगा। पता है आपको कि अगर टॉर्क लिखते हैं तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है भाई, पता है ना बच्चों, पी ई साइन ऑफ थीटा, ठीक है, पी ई साइन ऑफ थीटा होता है। और अगर बताना चाहूँ, पी साइन ऑफ थीटा होता है, यहाँ पे थीटा हम बहुत छोटा ले रहे हैं, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल, थीटा हमने बहुत छोटा ले रखा है। तो यहाँ पे मैथ में पढ़िएगा, साइन ऑफ थीटा लगभग बराबर हो जाता है थीटा का, क्योंकि थीटा और साइन थीटा का वैल्यू बराबर हो जाता है अगर थीटा बहुत छोटा हो। हमने छोटा ही ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फिर टॉर्क बराबर पी ई ऑफ थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप एसएचएम पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा एसएचएम में क्या होता है, जो एफ एक्सटर्नल होता है, एफ एक्सटर्नल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ एक्स होता है, निगेटिव ऑफ एक्स होता है, ठीक है। निगेटिव ऑफ एक्स लेते हैं और फिर एफ एक्सटर्नल ये आ जाता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर के प्रोपोर्शनल हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स बोलते हैं। तो इस टाइप का अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये लीनियर एसएचएम में होता है ना, एंगुलर एसएचएम बोल सकते हैं ना उसको, मतलब यहाँ पे रोटेशनल एसएचएम हो रहा है ना ऐसे करके एंगुलर टाइप का, लेकिन यहाँ लीनियर में होता है। तो लीनियर में ऐसा कैसे करेंगे, ये किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए एसएचएम देखना पड़ेगा, है ना बच्चों। हम ये अब यहाँ पे बता नहीं सकते हैं ना भाई, टाइम लग जाएगा, बोलेंगे इसका खुद नहीं आता है नहीं बच्चों आता है, इसको अभी टाइम लग जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स होना चाहिए, मतलब एक्स जो होता है ना यहाँ पे थीटा बन जाता है। अगर आप यहाँ पे रोटेशनल में देखेंगे तो रोटेशनल में क्या बोल सकता हूँ कि एफ एक्सटर्नल मतलब टाउ एक्सटर्नल, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा होना चाहिए। और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पे थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
तो ये केस हमको लेके चलना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा आ रहा है ना, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। बोलेंगे अपने से क्यों लिख दिए माइनस, क्योंकि बच्चों ये एफ एक्सटर्नल जो आ रहा था, टाउ एक्सटर्नल जो होगा यहाँ पे वो माइनस का होगा। ऐसे भी समझिए ना यार, एफ इधर लग रहा था तो इधर क्यों भी लग रहा था, उसी टाइप का समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो हम टाउ लगा रहे हैं एक्सटर्नल, वो नेगेटिव ही तो है, ठीक है। तो अब क्या करना है, टाउ का वैल्यू क्या होता है, आई अल्फा। जैसे एफ इक्वल टू ए में होता है ना, जैसे आपने पढ़ा एफ इक्वल टू ए में होता है, उसी तरीके से यहाँ पे टाउ इक्वल टू आई होता है और अल्फा होता है, ठीक है। तो आई अल्फा कर देंगे इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आई अल्फा का वैल्यू क्या ले लेंगे बच्चों, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू माइनस का पी ई, माइनस का पी ई थीटा हो जाएगा। देख रहे हैं साफ साफ आप कि यहाँ पे थीटा थीटा पीटा, माइनस और माइनस भी पीटा। हमारे पास क्या बच्चा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी ई बाई आई, मतलब कि ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर पी बाई आई हो गया है ना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं ना, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। टाइम पीरियड ही निकालना था हमें, मतलब टाइम पीरियड ही निकालना था, टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल, है ना। डाइपोल का आखिरकार टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब कि टाइम पीरियड क्या होता है, किसी पॉइंट को ये चीज़ एक एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब एक सेकंड छोड़िए, एक सेकंड में क्या बोल रहा हूँ, एक पॉइंट को यहाँ से आकर फिर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है भाई। ये जो है ना डाइपोल, इस पॉइंट से छोड़े थे तो इधर जाकर फिर इसी पॉइंट पे आने में, यहाँ से पहले तो यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, वही होता है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहाँ पे बता सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर आई आ जाएगा, नीचे पी आ जाएगा। तो यही होता है बच्चों, यही होता है, यही होता है टाइम पीरियड का वैल्यू, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं वैसे करके, 2 पाई इंटू ओमेगा होता है ना उसका वैल्यू। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें निकाला जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो सिंपल सा चीज़ क्या करना होता है, हर जगह पे यही मैक्सिमम केसेज में लगता है, इसी का यहाँ पे बस एक्सटेंड कर दिया, है ना, सिंपल है। अब देख रहे थे कि अब ये कुछ नहीं है बच्चों, ये है ना, देखिए डाइपोल जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, इस बारी समझ में आ रहा है आपको कुछ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, किसी पॉइंट पे ज़्यादा किसी पॉइंट पे कम, यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इतना ही बड़ा एरिया यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना। कोई डाइपोल इसमें रख देते हैं, देख रहे हैं कोई डाइपोल ऐसे हमने रख दिया, तो डाइपोल अगर रख दिए तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू हो गया। तो भाई बात ये है ना कि इसको देखेंगे ना अगर, तो प्लस है तो प्लस की आगे की तरफ यहाँ पे लगा देगा, यहाँ पे पीछे की तरफ क्यू ही। अब यहाँ पे सेम नहीं होगा बच्चों, सेम नहीं होगा, यहाँ पे जो वर्क डन होगा, सॉरी वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे एफ नेट वैल्यू ऑफ एफ नेट डज नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा बच्चों। जब जीरो नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, जब जीरो नहीं होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, जीरो नहीं होगा तो टॉर्क ऑफ डाइपोल, टॉर्क ऑफ डाइपोल डिफरेंट होगा, डिफरेंट फ्रॉम पी साइन ऑफ थीटा, मतलब भाई सब अलग हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिफरेंट हो गया है, तो वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। यही सब चीज़ है इसमें, ये चीज़ आती नहीं है, ये चीज़ उतनी आती नहीं है बच्चों, इसमें बस ये बता देना है कि ये सब जैसे है ना, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा ना कि एफ नेट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कहीं कहीं पे हो गया तो कोई ऐसा भारी बात नहीं है, हो सकता है कहीं पे, लेकिन जनरली नहीं होता है इक्वल, ठीक है, जनरली इक्वल नहीं होता है। और यहाँ पे पी साइन थीटा जो हम लोग लेते हैं टॉर्क का वैल्यू, वो भी नहीं होगा वो कुछ और होगा। और यहाँ पे जो ये है ना डाइपोल, हेयर हेयर डाइपोल डू रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन,
भाई यहाँ पे क्या होता है ना कि ये बस घूमता नहीं है, ये बस घूम नहीं रहा है इसके पॉइंट के अबाउट, ये चलेगा भी। फोर्सेज अलग अलग है ना, तो ये चला देगा भी। तो ये सब चीज़ें अलग हो जाती है। वहाँ पे बस घूम रहा था यूनिफॉर्म में, यहाँ पे चलने भी लगेगा, कुछ भी हो जाएगा भाई। यही सब चीज़ें बच्चों, बहुत आसान है। यहाँ तक आने के लिए आपको बड़ा वाला थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।